आज मैं आप लोगों के लिए सिविक्स में एक टॉपिक लेके आया हूँ, लोकतंत्र से संबंधित चुनौतियाँ और इसमें सुधार। तो देखेंगे दोस्तों इसमें कैसे कि लोकतंत्र में तो कहीं ना कहीं चुनौतियाँ आते रहती हैं, लेकिन चुनौतियों के बावजूद सुधार की गुंजाइश होती है। तो वही उन्हीं सुधारों को हम देखेंगे कि लोकतंत्र में चुनौतियाँ आती हैं और कैसे सुधार होता है। तो सबसे पहले हम दोस्तों लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के बारे में बात करें तो देखते हैं कि संप्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, ये सब अपराधीकरण की प्रवृत्ति, ये सब ऐसे तथ्य हैं दोस्तों जो लोकतंत्र में चुनौतियां खड़ा कर रहा है। और इन चुनौतियों का सामना करते हुए कैसे लोकतंत्र सफल हुआ, आगे बढ़ रहा है, उसको हम लोग जानेंगे, देखेंगे यहाँ पर। जैसे बात करें दोस्तों तो सबसे पहले अगर बात करें हम तो लोकतंत्र की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं हम कि पूरा विश्व की बात करें तो सबसे पहला गणराज्य जो कि वैशाली के लिच्छवी को माना जाता है, तो भारत से ही कहीं ना कहीं शुरुआत होती है लोकतंत्र से संबंधित पॉजिटिव बातें। तो पहला गणराज्य माना जाता है दोस्तों लिच्छवी को। और अगर देखते हैं दोस्तों तो सभी शासन व्यवस्थाओं में जितना तरह का भी शासन व्यवस्था है, चाहे वो राजतंत्रात्मक हो, तानाशाही हो, सैनिक शासन व्यवस्था हो, तो उन सभी शासन व्यवस्थाओं में लोकतंत्र अलग है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं अलग हैं। लोकतंत्र को ही सबसे सर्वोत्तम शासन व्यवस्था माना जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा कि सभी शासन व्यवस्थाओं में सबसे सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कौन है, तो लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रक्रिया सबसे सर्वोत्तम शासन व्यवस्था है। कहा भी गया था दोस्तों, लोकतंत्र की परिभाषा में दी गई थी अब्राहम लिंकन के द्वारा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया गया शासन है, जो कि अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, 16वें राष्ट्रपति थे। तो उन्हीं के द्वारा कहा गया था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया गया शासन है। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखें दोस्तों तो लोकतंत्र आगे बढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते काफ़ी फला फूला लोकतंत्र, और लोकतंत्र के सामने चुनौतियाँ आती रहती हैं। लेकिन चुनौतियाँ जैसे जैसे बढ़ती हैं तो इसी से परफेक्शन भी होता है दोस्तों, सुधार भी होता है, तभी लोकतंत्र फलता फूलता है, आगे बढ़ता है। देखते हैं दोस्तों कि जैसा कि देखा जाए कि 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति है ना दोस्तों, 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति की बात किया जाए तो यहाँ भी लोकतंत्र की झलक मिलती है दोस्तों कि यहाँ भी समस्याएं थी, है ना, समस्याएं थी, लेकिन फिर भी एक क्रांति हुई है यहाँ, और बिना कोई रक्तपात के, है ना, बिना रक्तपात के दोस्तों, बिना रक्तपात के, बिना खून खराबा के गौरवपूर्ण क्रांति सफल हो गया, है ना, बिना रक्तपात के यह क्रांति सफल हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह क्रांति सफल हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, है ना दोस्तों, बिना कोई खून खराबा की ये क्रांति सफल हुआ, गौरवपूर्ण क्रांति। इसीलिए इसको रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं दोस्तों। गौरवपूर्ण क्रांति को और क्या कहते हैं दोस्तों, रक्तहीन क्रांति। और यहीं से दलीय पत्ती की शुरुआत होती है दोस्तों, है ना दोस्तों। तो गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुई थी दोस्तों, इंग्लैंड में हुई थी। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आता है दोस्तों कि गौरवपूर्ण क्रांति कब, कहाँ, और गौरवपूर्ण क्रांति को ही रक्तहीन क्रांति कहते हैं और दलीय व्यवस्था की शुरुआत माना जाता है दोस्तों। यहीं से ऐसे दलीय व्यवस्था की बात करें तो विश्व में एक दलीय शासन व्यवस्था वाला देश, द्विदलीय शासन व्यवस्था वाला देश और बहुदलीय शासन व्यवस्था वाला देश। तो दलीय पत्ती को 3 भागों में बांटा गया दोस्तों, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो यहाँ अगर हम बात करें दोस्तों गौरवपूर्ण क्रांति की अगर बात हम करें तो यहाँ 2 दल आ गया। गौरवपूर्ण क्रांति के बाद क्या हुआ दोस्तों, द्विदलीय व्यवस्था आ गया
इंग्लैंड में, तो द्विदलीय व्यवस्था आया, तो हिग दल है ना, हिग और दूसरा टोरी, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, हिग दल और टोरी है ना दोस्तों। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, दलीय व्यवस्था की शुरुआत हुई और काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आते रहता है। वैसे बताएं कि पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो कहीं एक दलीय, कहीं द्विदलीय, कहीं बहुदलीय थी। तो दलीय सिस्टम को अगर व्यवस्थित किया जाए, दलीय सिस्टम को अगर विभाजित किया जाए, तो अगर डिवाइड करते हैं दलीय सिस्टम को, तो एक दलीय पत्ती वाला देश, द्विदलीय पत्ती वाला देश और बहुदलीय पत्ती वाला देश। जैसे हम बात करें द्विदलीय, तो ब्रिटेन की बात करें, हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी देखते हैं दोस्तों, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, दो ही पार्टी है जो वहाँ पे निर्णय लेती है और सरकार के गठन करने में भाग लेती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। भारत कहें तो भारत बहुदलीय शासन व्यवस्था वाला देश है, जिसके कारण से हर तबके के लोग भाग लेते हैं यहाँ पे, जिसमें शासन में सुधार होने की, बहुदलीय पत्ती की बात करें तो शासन में सुधार होने की ज़्यादा गुंजाइश है, क्योंकि हर तबके को यहाँ पे पार्टिसिपेशन मिलता है, भाग लेने का समय मिलता है ना दोस्तों। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों यहाँ, ठीक है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो गौरवपूर्ण क्रांति की बात हम देख लिए। अब थोड़ा सा भारत के परिदृश्य में हम बात करेंगे, और तो उससे पहले थोड़ा सा हम देखते हैं कि अमेरिका की तरफ भी बात की है तो 1776 ईस्वी में हुई दोस्तों अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तो यहाँ भी लोकतंत्र की झलक आपको मिलती है कि कहीं ना कहीं ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के लिए अमेरिका लड़ाई है ना, आंदोलन किया। तो 1776 ईस्वी का अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। नतीजा कि वहाँ पे नई व्यवस्था की शुरुआत हुई, वहाँ पे अमेरिका स्वतंत्र हुआ और स्थिति बेहतर हुई। वहाँ पे संविधान बना, 1787 में 89 में संविधान को लागू किया गया। तो वहाँ भी देखें तो लोकतंत्र में सुधार हुआ, परफेक्शन आया। तो समय के साथ साथ लोकतंत्र में सुधार आते गया दोस्तों। इसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें तो देखा जाए 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति, तो वहाँ भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे पे ही आंदोलन लड़ा गया, और वहाँ भी कहीं ना कहीं तो आप देखते हैं कि लोकतंत्र की ओर बढ़ा वो देश, है ना। इसी प्रकार से आप भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत में देखते हैं, तो भारत की बात करें तो 1974 में जो छात्र आंदोलन देखते हैं, तो यहाँ भी देखते हैं दोस्तों छात्र आंदोलन जो हुआ 1974 की बात करें, 74-75 भी कर सकते हैं क्योंकि उसी दौरान हुआ है दोस्तों। तो 1974 की बात करें, छात्र आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, जिसको जेपी आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही छात्र आंदोलन को लाया गया था। जेपी आंदोलन इसी टाइम संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया, तो संपूर्ण क्रांति भी कहते हैं इसको। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, जिसके कारण से जो सरकार की व्यवस्था थी, लोकतंत्र में जो खामियां थी, उसको सुधार करने का प्रयास जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के द्वारा किया गया, छात्र आंदोलन के द्वारा किया गया दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पे। उस टाइम 1975 की बात करें तो इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया, और ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी के द्वारा बाद में लाया गया आपातकालीन व्यवस्था को ले आया गया दोस्तों। यहाँ पर आपातकालीन व्यवस्था लागू हुआ, इमरजेंसी लागू कर दिया गया। 1975 में ही आपातकाल लागू हुआ दोस्तों। तो आंतरिक अशांति के आधार पर पहला बार ऐसा हुआ दोस्तों कि आपातकाल को लाया गया, इमरजेंसी को लाया गया आंतरिक अशांति के आधार पर। ऐसे बात करें दोस्तों आपातकाल की 1962 भारत चीन युद्ध, 1971 बांग्लादेश को लेकर भारत पाकिस्तान युद्ध, और 1975 3 बार आपातकालीन व्यवस्था को भारत में लाया गया, जहाँ पर ये सशस्त्र आक्रमण के आधार पर, बाह्याक्रमण के आधार पर दोनों लाया गया दोस्तों। तो ये आंतरिक अशांति के आधार पर। तो ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, तीनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों। और ये क्वेश्चन आता है कि आंतरिक अशांति के आधार पर पहली बार कब आया, तो 1975 में। वैसे ये सब तो बता ही चुके हैं कि सशस्त्र आक्रमण या कहीं बाह्याक्रमण के आधार पर आया था। तो काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों 1975 का। 1962 का आपातकालीन व्यवस्था है, जिसको 300 अनुच्छेद कहा जाए तो 352 के तहत भारत में आपातकालीन व्यवस्था को लागू किया जाता है, जिसको हम राष्ट्रीय आपात कहते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय आपात 352, 356 की बात करें दोस्तों तो राष्ट्रपति शासन है ना दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति शासन
और 360 की बात करें तो वित्तीय आपात। वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी भारत में नहीं लगा है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो सबसे पहला बार पंजाब में लगा था 1951, तो काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों ये सारा क्वेश्चन। तो इंदिरा गांधी के जो चुनाव है उसको अवैध घोषित कर दिया गया इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा। उसके बाद इंदिरा गांधी के द्वारा भारत में आपातकालीन व्यवस्था को लागू कर दिया गया। फिर उसके बाद जब 77 में चुनाव होता है दोस्तों, तो 77 में जब चुनाव होता है तो 1977 में जो चुनाव होता है तो इसमें इंदिरा गांधी की सरकार चली जाती है और उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनती है ना दोस्तों। जनता पार्टी की सरकार पहली बार भारत में जनता पार्टी की सरकार बनती है दोस्तों। और कहा जाता है, ये क्वेश्चन आता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि पहला गैर कांग्रेसी सरकार भारत में कब बना, तो 1977 में। तो गैर कांग्रेसी कौन, तो जनता पार्टी की सरकार, जो कि अलग पार्टी थी, तो काफी महत्वपूर्ण है। और मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।